नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और इनका सॉल्यूशन इस तरीके से कर रहे हैं कि बेसिक लेवल से चल रहे हैं। मतलब जिसको अगर मैथ से बिल्कुल डर लगता हो उसको भी इन सॉल्यूशन के तरीकों से मैथ समझ में आने लग जाएगी। आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को एक बार अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो तरीका समझा रहा हूँ ये तरीके बेसिक लेवल से भी होंगे और इसके साथ साथ जो ट्रिक बनती है उन ट्रिक पर भी हम बात करेंगे। तो जब पहले बेसिक समझ में आएगा इसके बाद ही आप ट्रिक को समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो है जो बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाना स्टार्ट किया है। पहले सवाल की तरफ बात करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक कोई कंपनी है XYZ नाम से और वह अपने लाभ हानि को अपने साझेदारों में X, Y और Z 3 साझेदार है उस कंपनी के। तो उन 3 साझेदारों में 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। देखा कि एक कंपनी है XYZ, उसमें 3 साझेदार है X, Y और Z। इन तीनों के लिए X को 1/3 हिस्सा मिलता है लाभ का, Y को 1/2 हिस्सा मिलता है और Z को 1/6 हिस्सा मिलता है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये मिले तो Y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करो। देखो, मैंने पहले भी जो साझेदारी के सवाल बताए थे मैंने आपको कहा था कि हमें सबसे पहले इन सब को सरल अनुपात में बांट लेना है, उसके बाद देखना है कि सवाल में क्या दे रखा है। जो चीज़ सवाल में दे रखी है उसी के अनुपात को हमें उठाना है। पहले वाले सवाल में हमने बात की थी कि कुल लाभ दे रखा था, तो हमने उन तीनों का जो अनुपात मिला उसे जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ अनुपात हमने उस कुल अनुपात को कुल लाभ के बराबर रख दिया और जो चीज़ हमें चाहिए थी उस चीज़ को हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन इस बार इसने Z का लाभ तो दे दिया है और Y का लाभ पूछा है। मतलब मैं पहले सरल अनुपात निकालूंगा। तो पहले हम सरल अनुपात निकालते हैं। देखो, X, Y और Z ये 3 बंदे हैं। इन 3 बंदों के लिए उन्होंने अनुपात दिया है 1/3, अनुपात 1/2, अनुपात 1/6। मैंने कहा जब भिन्न में अनुपात हो तो इन अनुपात को हम सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल में बदलने के लिए मैंने आपसे कहा था कि पहले हर का क्या लेंगे, हर का लेंगे LCM, और जो LCM हमें मिलेगा उस LCM की मदद से हम क्या करेंगे, इनको गुणा करने के बाद जो मिलेगा वह होगा क्या, सरल अनुपात। तो हमने देखा कि इनका LCM 3, 2 और 6। आप सबको पता है कि इनका LCM क्या है, 6 है। LCM 6 आप निकालना जानते हो। मैंने हर एक सवाल में LCM निकाला है। अगर आपको नहीं भी आता हो तो आप पहले क्या करेंगे, इस टाइप से 2 से भाग देंगे, 3 एज इट इज, 2 में 1 बार, 6 में 3 बार, फिर से 3 से भाग देंगे, 1, 1 और 1। अब देखो 3 और 2 को गुणा करने पर क्या मिला, 6। तो LCM हमने प्राप्त किया 6। LCM 6 मिलने के बाद मैंने कहा इनको क्या करेंगे, LCM से गुणा। तो 1/3 को मैं 6 से गुणा करूँगा, 1/2 को भी मैं 6 से गुणा करूँगा और 1/6 को भी मैं 6 से गुणा करूँगा। यह सब गुणा करने के बाद मुझे मिला कि 3 को 6 से मैंने 2 बार काट दिया, 2 को 6 मैंने 3 बार काट दिया और 6 से 6 1 बार कट गया। यह मुझे क्या मिल गया, सरल अनुपात मिल गया। लेकिन आप में से किसी को यह भी डाउट होगा कि सर आपने सिर्फ 6 से गुणा ही कैसे कर दिया। हमेशा हम तो या तो 6 से गुणा भाग एक साथ करते हैं या 6 को जोड़ते हैं, 6 को ही घटाते हैं तो एक साथ होता है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 6 से गुणा ही कैसे कर दिया, ऐसा कैसे संभव है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कि अनुपात के अंदर आप किसी संख्या के साथ गुणा या भाग सिर्फ एक संख्या से ही कर सकते हो।
गुणा भी कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो, उस चीज़ में अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा मैं समझाता हूँ। हमने माना कि ये 2:3:1 है। इसको मैं 2 से पूरे को गुणा कर देता हूँ तो अनुपात क्या होगा, 4:6:2। फिर से काटो, देखो 2 से कटते यही अनुपात मिल जाएगा। मतलब अनुपात के अंदर आप किसी संख्या को एक निश्चित संख्या से गुणा कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, एलसीएम से गुणा कर दिया। एलसीएम से गुणा किया तो मुझे पता है ये सरल में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, सरल अनुपात में चेंज करेंगे। सरल अनुपात में चेंज करने के बाद अपने को अनुपात मिल गया 2:3:1। अब देखो x का अनुपात कितना मिला, 2, y का कितना मिला, 3 और z का कितना मिला, 1। अब यहां से वापस फिर से सवाल को पकड़ना है। पकड़ना कैसे है, सवाल में क्या दे रखा है, देखो z का हिस्सा दे रखा है 1,76,802। जब z का हिस्सा आपको दे रखा है तो हमारे अनुपात में z का हिस्सा क्या है, 1। तो हमें 1 की वैल्यू उसने दे दी है, वो है 1,76,802। और पूछा है y की राशि ज्ञात करो, तो भाई साहब y का हिस्सा कितना है, 3। तो मुझे क्या करना है, 3 का मान निकालना है। अब यह तो आप आसानी से कर सकते हो, 1 का मान आपके पास है, 3 का मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगी, गुणा कर दो 3 से इसको। तो देखो 2 को गुणा करेंगे 3 से 6, 0 को 3 से गुणा किया 0, 8 को 3 से करेंगे तो 24, हाथ की 2, 6 18 और 2 20, हाथ की फिर से 2, 7 21 और 2 23, फिर से हाथ की 2, 3 और 2 5, तो मिला क्या, 5,30,406 रुपये। यह किसकी वैल्यू है, यह वैल्यू मिली आपको y का मान मिला, y का हिस्सा, y को उस लाभ से कितना हिस्सा मिला, तो y को उस लाभ से हिस्सा मिला है 5,30,406 रुपये। ऑप्शन ए राइट होगा। मैंने बताया आपको पहले करना है सरल अनुपात में चेंज, फिर जिसका मान दे रखा है सवाल में वह चीज़ देखनी है। अगर इस सवाल में कुल लाभ का मान यह दे रखा होता तो हम क्या करते, इस लाभ को कुल के बराबर, कुल कितना होगा, 2 + 3 5 और 1 6, तो 6 के बराबर इस चीज़ को लिखते। उसके बाद अगर y का हिस्सा निकालना होता तो हम निकालते कि उसका 3 का मान कितना होगा। जब 6 का मान यह होता तो 3 का मान इससे आधा हो जाता और हम इसमें क्या कर देते, 2 से भाग कर देते। तो ध्यान रखना, सवाल में जो चीज़ दे रखी है उसी का अनुपात हमें उठाना है और उसको उठाने के बाद जो चीज़ ज्ञात करनी है उस चीज़ का अनुपात को गुणा करके वह वैल्यू प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, सरल कीजिए। एक मंझला कोष्टक दे रखा है, उसमें 13 प्लस बड़ा कोष्टक है 25 भाग 3 + 7, छोटे कोष्टक में बंद है, और फिर बड़ा कोष्टक बंद माइनस छोटे कोष्टक में 2 × 6 और फिर पूरा मंझला कोष्टक बंद है। देखो सरल करने के तरीके में बोर्डमास का रूल ध्यान रखना है। तो पहले कोष्टक सोल्व होता है, उसमें भी छोटा कोष्टक सबसे पहले, इसके बाद बड़ा कोष्टक और उसके बाद क्या होता है, मंझला कोष्टक सोल्व होता है। तो हम छोटे कोष्टक को क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। आप ये ना सोचें कि 3 + 7 में इसको सबसे पहले सोल्व करूंगा तो आप कहोगे कि सर ये आपने प्लस पहले कैसे सोल्व कर दिया, लेकिन मैं प्लस को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, छोटे कोष्टक को सोल्व करूंगा। तो देखो क्या होगा, ये मंझला कोष्टक 13 प्लस बड़ा कोष्टक है जिट इज 25 भाग 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिला, 10, फिर बड़ा कोष्टक माइनस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 और ये फिर से मंझला कोष्टक बंद। इसके बाद अब बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 25 में 10 का देंगे भाग, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 13 प्लस 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5 मिलेगा। कैसे मिला देखो, 25
भाग 10, 0 1 है, 1 के बाद पॉइंट तो 2.5, तो मैंने लिख दिया 2.5 सीधा, -12। अब देखो इनको पहले जोड़ो मत, 12 को घटा दो, कितना बचा, 13 में से 12 गए 1 इसके साथ जोड़ दो तो 2.5 प्लस 1 का कितना होगा, ये हो गया आपके 3.5। फाइनल आंसर मिल गया आपको 3.5। ए ऑप्शन राइट। मैंने कहा था सरल करने के लिए बोर्डमास का रूल ध्यान रखना है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को, उसके बाद बड़े कोष्टक को और उसके बाद मंझले कोष्टक को सोल्व करते हैं। हमने छोटा कोष्टक सोल्व कर दिया, 3 + 7 को जोड़ के 10 लिख दिया, 6 को 2 से गुणा करके 12 लिख दिया। अब मुझे पता है बड़ा कोष्टक सोल्व होगा, तो बड़े कोष्टक को हमने सोल्व किया, 25 में 10 से भाग दिया 2.5, 13 + 2.5 - 12। इसके साथ हमने आगे देखा तो हमें पता है कि 13 में से 12 गए, 1 बच गया, 2.5 में हमने 1 को जोड़ दिया, 3.5 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखो हमने कहा एक है वृत्त और वृत्त को क्या कर रहे हो, 6 भागों में बांट रहे हो। आप वृत्त को 6 भागों में बांटते हो तो यह एक वृत्त और इसको बांटना है आपको 6 भागों में, तो यह हो गया इसका आधा और यह इसके क्या हो जाएंगे, ऊपर के 3 टुकड़े और ये हो गए नीचे के 3 टुकड़े। 6 भाग हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार अगर मैं आपको कुछ कहता हूं कि मैं कहता हूं कि आपको 200 को 4 भागों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, 200 में 4 से भाग दोगे, भाग देने के बाद पता चला 50 आपको मिल गया। इसी प्रकार से इसने बराबर भागों में बांटने का बोला है। तो पहली बात तो ये, इसके बाद पूछ रहा है कि कोण की माप क्या होगी। तो एक पूरे राउंड में कितना कोण होता है, हमें पता है कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है और ये पूरा घूमने के बाद 180 और 180 जुड़ के कितना, 360 डिग्री। मतलब इस केंद्र पे मैं कहूँ इस लाइन से स्टार्ट होके मैं वापस यहाँ तक पहुँचता हूँ तो कितना कोण बनेगा, तो आप कहोगे 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ कि 360 को 6 बराबर भागों में बांटना है, तो आप कहोगे आसानी से हम निकाल देंगे, 360 में 6 से भाग देंगे और उत्तर आ गया 60 डिग्री। फाइनली आंसर मिल गया बी राइट, 60 डिग्री। क्या ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना वृत्त के केंद्र पर जो ये पूरा कोण ये होता है 360 डिग्री का, और इसको अगर आपको बराबर 6 भागों में बांटना है तो 6 से भाग दे दो। अगर यहाँ कहा जाता कि एक वृत्त को आप 12 भागों में बराबर बांटते हो तो कितना होगा, तो आप कहते 360 में हम 12 का भाग दे देते, 12 × 36 और 30 डिग्री का क्या मिल जाता, कोण मिल जाता। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखना, कोण होगा पूरा 360 डिग्री का, कितने भागों में बांटना है उसका सीधा भाग देना है 360 डिग्री में, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें कोण की माप आसानी से मिल जाएगी। अगला सवाल है समांतर श्रेणी से, और समांतर श्रेणी का सवाल कैसे पता चलेगा, देखो पहले एक बार सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि श्रेणी 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 है। तो इसको देखने के बाद मुझे समांतर श्रेणी का कैसे पता चलता है कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ने के बाद दूसरा पद मिलता हो, वही निश्चित संख्या आपने अगली बार भी जोड़ी हो। मतलब हर पद के साथ वह संख्या अगर जोड़ रहे हैं और ऐसा आगे चल रहा है, तो हमें देखना है कि यह कौन सी है, समांतर श्रेणी है। मतलब एक चीज आप ध्यान रखोगे कि किन्हीं 2 पदों का अंतर समान होगा तो वह श्रेणी समांतर होगी। आपको पहले श्रेणी को देखना है कि
या तो वह श्रेणी में कुछ संख्या जोड़ी हुई मिलेगी या उस श्रेणी में किसी संख्या से गुणा किया हुआ मिलेगा। मुझे पहले से दूसरे पद पर जाने पर लगता है ऐसा कि 7 को 2 से गुणा किया हुआ होगा, लेकिन इसके बाद जब मैं तीसरे पद की तरफ जाता हूँ तो यह 7 को 2 से गुणा करते तो 14, और 14 को फिर से अगली बार 2 से गुणा होने के बाद सीधा मुझे 28 मिलता। तो यह कौन सी श्रेणी हो सकती थी? उस समय मैं इस श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी के बारे में सोचता, लेकिन यहाँ पर तो मुझे 7 के बाद 14 मिल रहा है और 14 के बाद 21 मिल रहा है, क्योंकि इसको 2 से गुणा नहीं करके मुझे लग रहा है फिर से 7 जोड़ा जा रहा है। तो हर एक पद में 7 जोड़ने के बाद नया पद मिल रहा है। तो यह कौन सी है? समांतर श्रेणी है। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है? देखो, पहले रखना होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? जो श्रेणी का पहला पद होगा। तो यह हो गया 7। इसके बाद या इसे प्रथम पद को हम मानते हैं ए, या हमने जैसे माना ये श्रेणी, तो इस हिसाब से प्रथम पद हो गया ए। इसके बाद 2 पदों का अंतर। किन्हीं 2 पदों का अंतर लेते हैं तो देखो क्या मिल रहा है। 14, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो अभी क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा सकते हो, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो भी क्या मिल रहा है? 7। किसी भी क्रमागत 2 पदों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें जरूर क्या मिलेगा? सार व अंतर ही मिलेगा। तो यहाँ से जो ये 7 है, ये क्या है? सार व अंतर, जिसे आप R से या D से डिनोट कर सकते हो। तो सार व अंतर, जिसे हम D से डिनोट करेंगे समांतर श्रेणी में, तो ये मिल गया आपको 7। क्यों? हर बार 7 7 आ रहा है प्रत्येक पद का अंतर, तो सार व अंतर क्या हो गया? 7। अब पूछा है कि कितने पदों का योग 952 होगा? तो पदों का योग और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू d। यह फॉर्मूला क्या है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसके साथ ही एक फॉर्मूला और भी रहता है, वह होता है n/2 a + l। a + l का मतलब a प्रथम पद, l अंतिम पद। जब श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो हमें फॉर्मूला यह लगा लेना होता है, और जब श्रेणी में प्रथम पद और सार व अनुपात और पदों की संख्या दे रखी हो तो यह वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से पहुँचते हैं। देखो, n की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, नहीं पता है, लेकिन मेरे को पता है कि पदों का योगफल मुझे पता है, दे रखा है 952। n की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो मैंने n का n ही रहने दिया /2। a का मान अपने पास है 7 प्लस n-1, d का मान अपने पास है 7। अब देखो एक समीकरण बनेगी। इस 2 को इस तरफ क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 को गुणा करेंगे तो देखो 2 दूने 4, 5 दूने 10, हाथ की 1, 9 दूने 18 और 1 19। तो यह मिल गया 1904। n 7 दूने 14 प्लस n-1 इंटू 7, तो 7 को n से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 7n माइनस फिर से ये 7, कोष्टक बंद।
अब देखो फिर से 14 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर से 7 बचेगा। तो ये देखो 1904 इक्वल टू, यहाँ n बार है, ये बचेगा 7 प्लस 7n। 7 दोनों में से कॉमन लेके बाहर ले लेंगे और इसमें 7 का भाग देके देखते हैं 7 का भाग जाता है या नहीं। तो मैंने यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, n पहले से है, 1 प्लस n यहाँ पे बच गया अंदर, यहाँ 1904। फिर से मैं देखता हूँ एक बार के लिए, 1904 में आप 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, फिर से बचेंगे 5 0, 7 7 49, फिर से बचा 1 और 4 14, 7 दूनी 14। तो 272 बार भाग जा रहे हैं, मतलब इसे काटने पर यहाँ क्या मिलेगा 272। तो नई इक्वेशन क्या मिल गई अपने को, 272 इक्वल टू n प्लस 1। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि n को अंदर गुणा करेंगे तो n को 1 से गुणा करेंगे तो n प्लस n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 272। इसके बाद एक क्या बन गई द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण बन गई है तो ये समीकरण क्या, इनको इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस का 272। अब देखो इस n के कुछ ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे हमें गुणा करने पर मिले 272 और जोड़ने पर फिर से वापस क्या मिले n मिल जाए। तो n के कुछ ऐसे टुकड़े आपको देखने हैं। तो मुझे पता है कि n स्क्वायर n के टुकड़े में करूँगा 17n माइनस 16n माइनस 272 इक्वल टू 0। देखो 16 और 17 को गुणा करो तो 272 मिलेंगे। मैं 17 को 16 से गुणा करता हूँ तो 16 7 112, हाथ की 11 और 16 कितने हो गए 27, तो मिल रहा है 272। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल गया, यह इसके टुकड़े मिल गए। अब यहाँ से मैं लूँगा n कॉमन, तो ये हो गया n प्लस 17। यहाँ से मुझे पता है कि सेम दोनों कोष्टक सेम बनाने के लिए मैं लूँगा माइनस का 16 कॉमन, तो ये n प्लस 17 कैसे हुआ, माइनस माइनस दोनों का कॉमन, 16 का भाग यहाँ पे दिया तो n बच गया, 16 का भाग इसमें देंगे तो 17 इक्वल टू 0। n प्लस 17 हमने फिर से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो या तो n की वैल्यू माइनस 17 आएगी इस कोष्टक से, या n की वैल्यू 16 आएगी इस कोष्टक से। तो यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा है कि माइनस में तो n की वैल्यू होगी नहीं, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 16 मिल गई, और फाइनली आंसर क्या मिला 16। अब इतना लंबा प्रोसेस तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम में होगा नहीं, तो हमें क्या करना रहेगा वहाँ पर जल्दी करने के लिए, वहाँ पर या तो हमें क्या करना है बाई ऑप्शन चेक कर लेना है। सबसे बड़ी बात बाई ऑप्शन चेक कैसे करेंगे कि हमें यहाँ इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 16 रख देनी है। n की वैल्यू 16 रख के देखेंगे, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ये जो द्विघात समीकरण बन रही है इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। क्यों लगेगा, इन टुकड़ों के चक्कर में आप ज़्यादा समय बर्बाद करोगे। तो यह टुकड़े आपको नहीं करने हैं। आपको यहाँ तक पहुँचने के बाद ये प्रोसेस भी अगर आप करते हो तो आपको यहीं पर रुक जाना है। इस प्रोसेस के बाद आपको यहीं पर रुक जाना है। यहाँ आते ही अपने को कुछ ऐसा माइंड में लगना चाहिए कि n और n प्लस 1 मतलब दो क्रमागत संख्याओं का गुणा है ये, और दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करने के बाद 272 कब मिलेगा। तो
जब ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हों 16, 17, 18, 19, तो मैं यहाँ से सीधा n की वैल्यू 16 मान के चलूँगा कि n की वैल्यू अगर मैं 16 लेता हूँ तो 16 × 17 करना है तो वह क्या मिलेगा 272, और 16 × 17 करते हैं तो 272 मिलता है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, जो अपने को यहीं पे मिल जाएगी। या तो ये ऑप्शन या सीधा ऑप्शन ही उठा लो, पहला ऑप्शन उठाया, इसके साथ पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन कर लेंगे, नहीं हुआ तो अगली तरफ चलेंगे। लेकिन यहाँ तक तो आपको किसी भी हालत में नहीं पहुँचना है। इसमें पहुँच गए तो टुकड़े हो सकता है आप कर लोगे, लेकिन टुकड़ों में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो आपको यहीं पर एक बार के लिए ऑप्शन देख लेने हैं कि इस समीकरण में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सीधा एक लाइन में ही ऑप्शन क्या हो जाएगा चेक। इस फॉर्मूले में ऑप्शन लगाओगे तो अपने पास 3 से 4 लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ये जो सारा कॉमन मैटर है, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ऑप्शन ट्राई करना है। यहाँ आगे तो आपको बिल्कुल बढ़ना ही नहीं है, यहाँ तक ही आना है। इसके बाद ज़रूर ऑप्शन ट्राई कर लेना है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो भुजा 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो भुजा की लंबाई मिल गई 4 सेंटीमीटर, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में देखो भुजा कितनी, फलक पृष्ठ कितने होते हैं, तो फलक की बात करें या पृष्ठ की बात करें तो घन के फलक या पृष्ठ होते हैं 6। एक घन के 6 पृष्ठ होते हैं। अब घन होता क्या है, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्ग का मतलब कि उसकी सभी भुजाएं क्या समान, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग का वर्गाकार होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कितने पृष्ठ है 6, और वर्गाकार है मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर। कैसे आया फॉर्मूला, इसकी बात भी हमने कर ली है कि वर्ग में कितनी पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं, मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार होता है पृष्ठ, तो हमने पहले एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया कि जब वर्गाकार पृष्ठ होगा तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। अब घन में 6 पृष्ठ होते हैं तो इसको हमने 6 से गुणा कर दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 6 × भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से भुजा का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना होगा 6 को 6 एज इट इज़ लिखना है। भुजा का मान यहाँ से रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे तो 6 × 4 का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा 16। 16 को 6 से गुणा तो यहाँ से होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 को 6 से 16 चक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया क्या अपने को फाइनल आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बन रहे हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक चीज़ को समझाया जा रहा है। एक ऑफलाइन बैच की तरह आपको हर एक चीज़ प्रत्येक वीडियो के साथ समझाई जा रही है। हर एक सवाल में जो जितने मेथड लगते हैं वो सभी मेथड समझाए जा रहे हैं, तो आपकी बेसिक मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस वजह से मैं एक एक कंसेप्ट जो आप हो सकता है कहीं ना कहीं मिस करते हो, भूल भी सकते हो, तो उन सभी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आपको प्रत्येक सवाल में बता रहा हूँ। धन्यवाद।